कृषि का गहन प्रकार उन देशों में पाया जाता है जहाँ जनसंख्या अधिक है तथा भूमि सीमित है। कृषि का गहन प्रकार अर्थात इंटेंसिव फार्मिंग उन देशों में किया जाता है जहाँ जनसंख्या अधिक है और भूमि सीमित है। गहन निर्वहन कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें प्रधानतः खाद्य फसलों का उत्पादन स्थानीय उपयोग के लिए किया जाता है। इसमें चावल की फसलों की प्रमुखता है। मानसूनी प्रदेशों में ऐसे कृषि की जाती है। कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कहा जाता है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व अर्थात फिजियोग्राफिकल डेंसिटी कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि के बीच अनुपात को कहा जाता है। अंकगणितीय घनत्व कुल जनसंख्या और कुल भूमि को कहा जाता है। कृषि घनत्व कृषि में संलग्न लोगों की संख्या और कुल कृषि भूमि के अनुपात को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उद्दीपित फसल है? उद्दीपित फसल चाय है। गेहूँ, मक्का, अरहर ये खाद्य फसलें हैं। चाय एक उद्दीपित फसल है। उद्दीपक फसल ऐसी फसलों को कहा जाता है जिनमें उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत चाय और तंबाकू, कॉफ़ी ये सब आते हैं। चाय के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ निम्न है। तापमान 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, सुप्रवाहित भूमि ढाल इसके लिए उपयुक्त होती है जिसमें वर्षा का जल जमने ना पाए। गहरी एवं उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें फास्फोरस एवं लोहा पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। इसकी पत्तियां साल में कई बार तोड़ी जाती हैं। भारत में चाय का उत्पादन असम में ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी तथा सदिया क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग एवं जलपाईगुड़ी, बिहार में पूर्णिया, झारखंड में रांची तथा दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर किया जाता है। भारत में भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार फसल बुआई और कटाई निम्नलिखित में से किस भूमि प्रयोग श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार फसल बुआई और कटाई सकल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार फसल बुआई और कटाई सकल बोया गया क्षेत्र श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की कृषि, पिसीकल्चर मछली का उत्पादन, सेरीकल्चर रेशम पालन, एपीकल्चर शहद उत्पादन से संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों का शोध केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? बकरियों का शोध केंद्र संस्थान मखदूम, मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1979 में की गई। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1974 में। भारत का पहला कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 27 नवंबर 1960 में किया गया। ये मेरठ यूपी में स्थित है। निम्नलिखित कथन भारतीय कृषि से संबंधित है। कृषि देश की 2/3 जनसंख्या को जीविका प्रदान करती है। ये कथन सही है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में यह लगभग 22% योगदान करती है। वर्तमान समय में इसमें घटाव हुआ है और फसल प्रतिरूप में खाद्य फसलों की प्रधानता है। ये कथन सही है। वर्तमान समय में ये 15% रह गया है। 2018 में लगभग 22% था। और भारतीय कृषि फसल में खाद्य फसलों की प्रधानता है। भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? ये 22 भाषाएं हैं जो संविधान में अनुसूचित की गई हैं।
भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और लगभग 40 करोड़ लोगों की मातृभाषा है हिंदी। देश में लगभग 43.63% जनसंख्या हिंदी बोलती है। बंगाली भारत की द्वितीय बृहत्तम भाषा है, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। तेलुगु वर्तमान में मराठी देश की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसको बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में निवास करते हैं। तीसरी बृहत्तम भाषा, जिसको बोलने वाले 80% से अधिक लोग आंध्र प्रदेश में रहते हैं। पहला हिंदी है, दूसरा बंगाली, तीसरा मराठी, चौथी भाषा है तेलुगु। ये शीर्ष जनसंख्याएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं। 15 कृषि जलवायु प्रदेशों एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का सीमांकन करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक मानदंड का प्रयोग किया गया, जिसे भारत के निर्वाचन आयोग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि योजना हेतु क्षेत्रीय दृष्टिकोण को शुरू करने के लिए स्वीकार किया था। यह है जलवायु, मृदा गुण, वृष्टि और जल की उपलब्धता। क्लाइमेट, मृदा गुण अर्थात सॉइल, क्लाइमेट, सॉइल, प्रेसिपिटेशन और जल की उपलब्धता। वाटर अवेलेबिलिटी, ये 4 मानदंड हैं जिसको योजना आयोग ने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन वर्गीकरण हेतु प्रयोग किया। 1967 में गैलिना सदास्युक एवं पी सेनगुप्ता ने भारत को 7 बृहद आकार तथा 42 मध्यम आकार के प्रदेशों में विभाजित किया। ये 1968 है, 1967 नहीं। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान है? कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में चीन का प्रथम स्थान है। अर्थात औद्योगिक डेयरी फार्मिंग, व्यापारिक दुग्ध कृषि में यूएसए का प्रथम स्थान है। यूएसए प्रमुख दुग्ध उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ पशुपालन विस्तृत प्रदेशों में किया जाता है। प्रेरी के पूर्व में अटलांटिक महासागर तक विस्तृत क्षेत्र दुग्ध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। 2012-13 के अनुसार इनमें से भारत में कौन सा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य उस समय पश्चिम बंगाल था। वर्तमान समय में चावल उत्पादन सबसे ज़्यादा तेलंगाना में किया जाता है, दूसरा यूपी, तीसरे स्थान पर वर्तमान समय में वेस्ट बंगाल है। तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल। चावल के लिए भौगोलिक दशाएं: चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु, 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, प्रारंभिक समय में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चावल की 3 फसलें अमन शीतकाल में, औस शरद काल में और बोरो ग्रीष्म काल में पैदा की जाती है। अमन विंटर और औस शरद, बोरो समर में बोई जाने वाली चावल की फसल है। राज्य और सूची: लाख का राष्ट्रीय उत्पादन 2013 का प्रतिशत सुमेलित कीजिए। उस समय मध्य प्रदेश में 12.89%, झारखंड में सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन किया जाता है 56.2%, दूसरे स्थान पर झारखंड 16.65%, महाराष्ट्र 5.90%, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र चौथे नंबर पर। केला, जो एक उच्च उत्पादकता का स्टार्च युक्त सदाबहार उपज है, उगाया जाता है। ये निम्न भूमि आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है।
केला ज्वालामुखी तथा जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगाया जाता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य में उगाया जाता है। रोबस्टा, ड्वार्फ, कैवेंडिश, पूवन, मंथन, नेंद्रन इत्यादि केले की किस्में हैं। वर्तमान में शीर्ष केला उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और गुजरात तीसरे नंबर पर। आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्य है केला उत्पादन में। एक ही क्षेत्र में दो या अधिक फसलों को उगाना, एक फसल के बाद दूसरी फसल के साथ, इसका विकास क्या कहलाता है? ये रिले फसल कहलाता है। एक ही खेत में क्रमशः दो या दो से अधिक फसलों को उगाना रिले फसल कहलाता है। उदाहरण मक्के की बुआई, फिर 4 सप्ताह बाद मक्के की पंक्तियों के बीच फलियां बोना। वह सरकंडा जो बिना मधुमक्खियों के शहद उत्पन्न करता है, इस बागान की फसल से संबंधित है। एक भारत में गन्ने की कृषि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार में किया जाता है। गन्ना का प्रमुख उत्पादन होने के बावजूद भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज काफ़ी कम है। साथ ही गन्ने में सुक्रोज की मात्रा भी काफ़ी कम है। अतः एक वह सरकंडा है जो बिना मधुमक्खियों के शहद उत्पन्न करता है। सेब जैसी बागवानी की फसलें कहाँ उगाई जाती हैं? ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में उगाया जाता है। समशीतोष्ण जलवायु का फल है सेब। चीन विश्व का सबसे बड़ा सेब उत्पादक देश है। भारत में यह ज़्यादातर कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। सेब को 1500 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। भारत में रबर बोर्ड कहाँ स्थित है? रबर बोर्ड केरल में स्थित है। केरल के कोट्टायम में यह स्थित है। भारत में पहली बार रबर के पौधे 1902 में पेरियार नदी के तट पर लगाए गए। वर्तमान में भारत रबर के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। और भारत वर्तमान में छठे नंबर पर है। शीर्ष देश है थाईलैंड, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा वियतनाम। भारत छठे नंबर पर है। प्रारंभ में रबर की कृषि दक्षिण भारत तक सीमित थी, परंतु हाल के वर्षों में उत्तर पूर्वी भारत, उड़ीसा के डेल्टाई क्षेत्रों में रबर के बागानों का विस्तार किया जा रहा है। निम्न में से कौन सी बागान की फसल नहीं है? बागान की फसल नहीं है बाजरा। बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। बाजरे की कृषि उष्ण एवं शुष्क जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में किया जाता है। रबर, कॉफ़ी तथा एक बागानी फसल है, जबकि बाजरा खरीफ की फसल है। बाजरा के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं। वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर, तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। बाजरा ज्वार से भी अधिक शुष्क जलवायु में उत्पन्न किया जाता है। भारत में इसकी कृषि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित अनुर्वर भूमि में किया जाता है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। और बाजरे के अन्य उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर यूपी, तीसरे स्थान पर हरियाणा है बाजरा उत्पादन में। कपास का पौधा किस परिवार से संबंधित है? यह मालवेसी से संबंधित है। इसका उत्पादन रेगुर मिट्टी अर्थात काली कपास मृदा में किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में गुजरात में किया जाता है कपास का। गुजरात दूसरे नंबर पर है।
महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तेलंगाना। तेलंगाना है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है? नारियल और रबर दोनों केरल शीर्ष उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल 45% रबर का 45% नारियल का उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक केरल है। यहाँ 90% रबर का उत्पादन किया जाता है और वर्तमान समय भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 90% रबर का उत्पादन करता है। केरल में रबर लगभग 90% और नारियल 45%। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये कर्नाटक है। कॉफ़ी के लिए उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। यहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। भारत में कॉफ़ी उत्पादक प्रमुख राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु हैं। कर्नाटक 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक राष्ट्र हैं अर्थात देश हैं ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया। वर्तमान समय भी यही स्थिति है। शीर्ष देश ब्राज़ील, वियतनाम दूसरे नंबर पर, कोलंबिया तीसरे और भारत का स्थान 8वां है। किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? धान की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है। भारत में निम्नलिखित किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है? सर्वाधिक गेहूं यूपी में किया जाता है। यूपी प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और असम तीसरे स्थान पर है गेहूं उत्पादन। उत्तर प्रदेश में अधिकांश उत्पादन गंगा, यमुना, दोआब और रोहेलखंड के मैदानी भागों में किया जाता है। इस राज्य के 32.8% क्षेत्रफल पर गेहूं उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश उत्पादन की दृष्टि से दूसरा प्रमुख राज्य है। लुधियाना, संगरूर, फिरोजपुर, फरीदकोट, पटियाला, अमृतसर राज्य का 60% गेहूं का उत्पादन करते हैं। भारत में कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप रुद्ध प्रतीत होते हैं। भारत में कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप रुद्ध प्रतीत होते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों का अंशदान धीरे धीरे कम हो रहा है। दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों का योगदान कम हो रहा है। वर्तमान में देश के जीडीपी में कृषि का योगदान 15% है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास के लिए द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद 2013-14 में क्षेत्रफल से अधिक लेकिन जनसंख्या के अंश से कम है? जीडीपी में योगदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है, जहां जीडीपी में क्षेत्रफल से अधिक है लेकिन जनसंख्या के अंश से कम है। यहाँ जनसंख्या अधिक है लेकिन जीडीपी में योगदान कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जनसंख्या घनत्व यूपी का 829 है, 1106 बिहार शीर्ष स्थान है और 1028 पश्चिम बंगाल है। टैपियोक और याम उपजाए जाते हैं इस विधि द्वारा, रोपाई विधि। टैपियोक और याम रोपाई विधि द्वारा उपजाए जाते हैं। गहन कृषि छोटी जोतों पर की जाती है और अधिक पूंजी तथा श्रम लगाकर न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज प्राप्त की जाती है। मशीनों के अलावा प्रति व्यक्ति उपज कम होती है। इस कृषि की प्रधान फसल चावल है।
यद्यपि गेहूं और जौ, मक्का, दालें, सोयाबीन, तिलहन, चाय भी उपजाए जाते हैं, जबकि टैपियोका तथा याम रोपाई कृषि द्वारा उपजाए जाते हैं। भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। भारत में दुग्ध उपयोग का विकास आधुनिक पद्धति से नहीं हुआ है। भारत में गायें अत्यंत कम मात्रा में दूध देने के कारण ही टीकप काऊ कहलाती हैं। भारत में कुल दूध उत्पादन का 57.6% भैंस से, 42% गाय से, 0.2% बकरी से प्राप्त होता है। विश्व में भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान है। वर्तमान में भी यूपी प्रथम स्थान पर है। और भारत में दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक अभियान चलाया गया था। यूपी फर्स्ट, राजस्थान दूसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। असम में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है झूम। पोडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है दहिया। बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कहा जाता है ओडम, ये केरल में कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग में तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? आंध्र प्रदेश और गुजरात। निम्न में से किस कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में एम एस स्वामीनाथन को, विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हैं हरित क्रांति के जन्मदाता। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? ये है अरेबिका। कॉफ़ी अबिसिनिया अर्थात पूर्वी अफ्रीकी उच्च भूमि, इथियोपिया का मूल पौधा है, जिसे सर्वप्रथम बाबा बुदान पहाड़ी कर्नाटक पर रोपा गया था। भारत में दो प्रकार की कॉफ़ी, अरेबिका और रोबस्टा, कॉफ़ी, रॉ कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अरेबिका की कुल कृषि क्षेत्रफल पर 60%, शेष पर रोबस्टा अरेबिका ज़्यादा, रोबस्टा कम क्षेत्र पर उगाई जाती है। भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम बायोस्फीयर क्षेत्र है नीलगिरी क्षेत्र, 1986 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर नामोदिष्ट वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। गन्ना उत्पादन में भारत, ब्राज़ील, चीन का स्थान पहला, दूसरा और तीसरा है। गन्ना उत्पादन में वर्तमान समय में भी यही स्थिति है। गन्ना उत्पादन ब्राज़ील, भारत दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर है। चीनी अगर देखें तो चीनी उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम और भारत द्वितीय स्थान पर है, वही क्रम है। भारत में हरित क्रांति उत्पादकता बढ़ाने में सफल हुई है गेहूं और चावल की। श्वेत क्रांति की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा किया गया। निम्नलिखित देशों में से किसमें कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक है? भारत में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि अमेरिका, भारत, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के पास है, फाओ के अनुसार। भारतीय चाय का नीलामी मूल्य तथा निर्यात सन 1968 से घटा है, ये कथन सही है।
भारत को बहुत से नए चाय उत्पादक देशों की स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। चाय भारत के निर्यात की एक प्रमुख वस्तु है। 1965 से पूर्व भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक था। वर्तमान समय में घरेलू मांग की अधिकता के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा भारत को श्रीलंका और चीन से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी चाय भारत से सस्ती और गुणवत्ता में अच्छी है। वर्तमान में चाय के निर्यात में विश्व का लगभग 13% हिस्सा भारत का है। वर्तमान समय में शीर्ष चाय निर्यातक देश हैं केन्या, दूसरा चीन, तीसरा श्रीलंका, चौथे स्थान पर भारत आ गया है। भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही आरोही क्रम है: उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। वर्तमान समय में गेहूं के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं यूपी, दूसरा एमपी और तीसरा है पंजाब। यूपी, एमपी, पंजाब शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य हैं। भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। दालों का शीर्ष उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसमें शस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है? शस्य संयोजन प्रदेश उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं। एस भाटिया 1967 ने उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता का निर्धारण हेतु क्षमता सूचकांक का प्रयोग किया। कैपेसिटी इंडेक्स का प्रयोग एस भाटिया द्वारा 1967 में किया गया। यूपी के क्रॉप कॉम्बिनेशन प्रदेश के निर्धारण हेतु। निम्नांकित में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर चीन। निम्नलिखित राज्यों में से वर्तमान में कौन कपास से सूत बनाने में अग्रणी है? ये है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे, गुजरात तीसरे स्थान पर है। कपास उत्पादन में वर्तमान समय में गुजरात प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? महाराष्ट्र में कपास की कृषि विस्तृत है। काजू का उत्पादन कर्नाटक में सर्वाधिक किया जाता है। ये भी कथन और मक्का, ये भी वो कथन सही था। मक्का मध्य प्रदेश का मुख्य कृषि उत्पाद है। ये कथन सही नहीं है। आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। कपास महाराष्ट्र, काजू कर्नाटक, आम उत्तर प्रदेश, सोयाबीन मध्य प्रदेश में अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश में शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। 2001 के आधार पर कृषि की दृष्टि से भारत के 4 सर्वाधिक विकसित राज्य हैं। सर्वाधिक विकसित पंजाब है, दूसरा हरियाणा, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक कृषि विकास पंजाब और हरियाणा में हुआ है। निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करता है? ये है पंजाब।
दिए गए विकल्पों में असम, पंजाब, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल चावल उत्पादक राज्य हैं, किंतु पंजाब भारत के राज्यों में अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करता है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान पर गेहूँ, गन्ना, जौ और दुग्ध उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है। पालतू पशु मानव शक्ति के संपूरक के रूप में सर्वाधिक योगदान देता है। निर्वाह कृषि रूप में इस तरह की खेती जमीन के टुकड़ों पर होती है, अर्थात छोटे छोटे भूमि पर की जाती है। इस तरह की खेती में आदिम पारंपरिक औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। इस खेती का मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। किसी विशेष स्थान की जलवायु को देखते हुए ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। भारत की काली कपास मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? नीचे दिए विकल्पों का प्रयोग कर सही उत्तर दें। वे मुख्यतः दक्कन ट्रैप में पाई जाती हैं। ये कथन सही है। ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई हैं। उनमें प्रचुर मिट्टी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। ये सभी कथन सही हैं। भारत के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, कपास उत्पादक राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। वर्तमान में तेलंगाना है। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी नहीं चला लेंगे, हाँ चलाएंगे। महाराष्ट्र। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। सोयाबीन उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए उपयुक्त जलवायु दशाएं महाराष्ट्र में प्राप्त हैं। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक वर्तमान समय में मध्य प्रदेश है। सोयाबीन उत्पादन में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शीर्ष उत्पादक सोयाबीन राज्य हैं। मिश्रित कृषि संबंधित है। मिश्रित कृषि एक ही फार्म पर फसल उत्पादन और पशुपालन से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें समुद्री जैविक उत्पादन विकास हेतु अधिकतम जनसंख्या है? समुद्री जैविक उत्पादन अर्थात मेरीकल्चर सर्वाधिक पश्चिम बंगाल है। हरित क्रांति को नहर सिंचित क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। ये कथन सही है। नहर सिंचाई का सबसे सस्ता एवं सुरक्षित स्रोत है। दोनों कथन सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र अगर इसमें देखें तो ब्रह्मपुत्र का है। उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और महानदी। नहीं, गोदावरी है, पहले ब्रह्मपुत्र है, दूसरे स्थान पर कृष्णा है, तीसरे स्थान पर महानदी है। गोदावरी का इनमें कम है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? सर्वाधिक मक्का क्षेत्र राजस्थान में है। वर्तमान समय में शीर्ष मक्का उत्पादन कर्नाटक है। एमपी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। भारत के सर्वाधिक चाय उत्पादक प्रदेश हैं। चाय उत्पादक प्रदेश तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन है समूह तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल है। असम में 50%, पश्चिम बंगाल में 20% चाय और तमिलनाडु प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देश में अग्रणी है। और वर्तमान समय में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु शीर्ष चाय उत्पादक राज्य हैं। यही क्रम वर्तमान में भी है। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शीर्ष चाय उत्पादक राज्य हैं। गहन सिंचाई की गहनता के आधार पर निम्न राज्यों को उनके सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्रतिशत के बढ़ते क्रम में लगाना है। सर्वाधिक है हरियाणा, सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। बढ़ते हुए क्रम में अर्थात सबसे कम उत्तर प्रदेश, उससे अधिक तमिलनाडु, उससे अधिक पंजाब, सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल व शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल को 72% है, जो प्रतिशत में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुरमा घाटी में चाय की व्यापक कृषि की जाती है। दंडकारण्य में कहवा की व्यापक कृषि की जाती है। निचले गंगा मैदान में तंबाकू नहीं चावल की कृषि की जाती है। पश्चिम बंगाल में तंबाकू की व्यापक कृषि की जाती है। यहाँ जूट की खेती की जाती है। असम में सुरमा और ब्रह्मपुत्र घाटी चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे बड़ी चाय उत्पादक क्षेत्र है। इसमें लखीमपुर, शिवसागर, दरांग जिले चाय बागान के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में कहवा, कपास और गन्ना तीनों उगाए जाते हैं? कर्नाटक। कॉफ़ी, कॉटन और शुगरकेन तीनों कर्नाटक में उगाए जाते हैं। कहवा पौधा अबिसिनिया का मूल पौधा है, जिसे बाबा बुदान पहाड़ियों में लगाया गया था। बाद में अंग्रेजों द्वारा 1826 में चिकमंगलूर, 1830 में मनानटोडी में इसकी व्यापक व्यावसायिक स्तर पर कृषि की शुरुआत की गई। धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, प्रमुख देश हैं इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, ब्राज़ील, चीन, भारत इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, फिलीपींस में है। भारत में चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल वर्तमान समय में तेलंगाना प्रथम स्थान पर है, यूपी दूसरे स्थान पर, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा में स्थित है। स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता क्या है? खेतों का चक्र। इस कृषि में किसान अपना खेत तथा निवास स्थान बार बार बदलता रहता है। अर्थात स्थानांतरित कृषि की विशेषता खेतों का आवर्तन है। मक्का, ज्वार, बाजरा, धान इसकी प्रमुख फसलें हैं। किसानों द्वारा वनों की सफाई करके इसकी खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह यही करते हैं। इस कृषि में
उपज बहुत कम होती है और अतः आखेट वन संग्रहण आदि के माध्यम से जीवन यापन करते हैं। असम में इस प्रकार की खेती को झूम तथा आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है और पेंडू इसको उड़ीसा में कहा जाता है। पोडू आंध्र प्रदेश में, गलत, पोडू इसको उड़ीसा में कहा जाता है और पेंडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है खेतों का आवर्तन। ट्रक कृषि किससे संबंधित है? यह साग सब्जी उत्पादन से संबंधित है। साग सब्जी का उत्पादन जब शहर से दूर क्षेत्रों में उगाया जाता है तो यहाँ से ट्रक द्वारा इसको शहर में पहुँचाया जाता है, इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इस प्रकार की खेती में उत्पादित फलों और सब्जियों को बाजार से काफ़ी दूर भेजा जाता है, जिसमें परिवहन की आवश्यकता होती है। नगर में बढ़ती मांग के कारण इसका विकास हुआ है। इस शब्द का प्रयोग अधिकांशतः संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। स्थानांतरित कृषि से में सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है? जोतने या प्रतिकरण के द्वारा छेड़ मृदा को उपयोग में लाना। हरित क्रांति की खोजकर्ता उनमें से नॉर्मन विलियम गॉड को माना जाता है। 1968 में इन्होंने इसकी खोज की। जनक विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन है। भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बागान के नाम से जाना जाता है? केरल। केरल राज्य मसालों के उत्पादन के अनुकूल और जलवायु एवं मृदा पाई जाती है। केरल का गरम मसाला के उत्पादन में प्रथम स्थान है। इस कारण केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, जबकि गुजरात में मूंगफली और कपास का उत्पादन, कर्नाटक में रेशम, कहवा अर्थात कॉफ़ी का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। वर्तमान में मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर गुजरात है। या फिर दूसरे स्थान पर राजस्थान भी आता है कहीं कहीं आंकड़ों में। भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम है। गन्ने उत्पादन में घटता क्रम: उत्तर प्रदेश शीर्ष, महाराष्ट्र दूसरे, तमिलनाडु तीसरे, आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है। हरित क्रांति से संबंधित प्रमुख समस्या है प्रादेशिक असंतुलन, फलोत्पादन में असमानता, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव। सभी कथन सही है। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई है? ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल हुई है। 1983 के बाद इसका प्रसार चावल कृषि में हुआ है। भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये है रेगुर मिट्टी। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश है। भारत में किस राज्य में चाय का उत्पादन अत्यधिक होता है? असम में। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य हैं पंजाब और हरियाणा। स्थानांतरित कृषि सामान्यतः होती है वन में, वनों को काटकर ही किया जाता है। किसने JC बीवर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया है? ये हैं डोई महोदय।
जेसी बीवर द्वारा 1954 में और डोई द्वारा 1959 में 1959 में बीवर के मॉडल में मेथड में संशोधन किया गया। डोई ने बीवर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया है। फसल संयोजन अर्थात क्रॉप कॉम्बिनेशन के संबंध में जेसी बीवर ने क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन इन द मिडिल वेस्ट एशिया में सर्वाधिक सांख्यिकीय विधि का जेसी बीवर मिडिल ईस्ट एशिया नहीं, मिडिल वेस्ट यूएसए में सर्वप्रथम सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया। बीवर ने अपने सिद्धांत में प्रमाणिक विचलन लीस्ट डेविएशन मेथड का प्रयोग किया। किकुकाजी डोई, जो कि जापान से संबंधित हैं, यह बीवर की विधि का संशोधन रूप है। इसका उपयोग डोई ने जापान की औद्योगिक संरचना ज्ञात करने के लिए किया था। इसके अलावा डी थॉमस, इंग्लैंड, स्टॉक तथा जॉनसन ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान के बांग्लादेश में बीवर की विधि में संशोधन के साथ फसल संयोजन हेतु क्रॉप कॉम्बिनेशन के निर्धारण हेतु अपनाया। बीवर के मेथड में संशोधन डोई द्वारा, थॉमस द्वारा, स्टॉक द्वारा और भारत में सर्वप्रथम बनर्जी महोदय द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, फूल कृषि से संबंधित फ्लोरीकल्चर और बागवानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। कृषि क्षमता के माप की तकनीक का विकास किसने किया है? कृषि क्षमता एस.एस. भाटिया संबंधित हैं। क्रॉप कैपेसिटी नाप की तकनीक का विकास एस.एस. भाटिया द्वारा किया गया 1967 में, जो उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता का निर्धारण करते हुए क्षमता सूचकांक का प्रयोग किया। उन्होंने 11 प्रमुख फसलों में उपज एवं क्षेत्रफल दोनों के आधार पर सूचकांक निर्धारित किए। कृषि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदान कर रहा है? सिंचाई। कृषि विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सिंचाई है। ट्रैक्टर, उर्वरक, मंद ढाल होने पर भी अगर सिंचाई की सुविधा नहीं रहेगी तो कृषि का विकास संभव नहीं है। वर्षा के अभाव में कृत्रिम रूप से खेती तक जल पहुंचाने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है? गंगा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती? ये है बाढ़ नियंत्रण और मृदा अपरदन। सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती बाढ़ नियंत्रण और अपरदन, जबकि सिंचाई संसाधनों का विकास और प्रबंधन, मृदा आर्द्रता संरक्षण एवं वानिकी, फसल प्रतिरूप और पुनर्विन्यास तथा चारागाह विकास ये संबंधित है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, ये सही है। सुप्रवाहित उर्वर भूमि बुआई के लिए समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा
बेहतर गेहूं उत्पादन के लिए सही होता है। ये दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। भारत के किस राज्य में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है? ये है पंजाब। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है। यद्यपि पंजाब में भारत यहाँ राज्य के सभी भागों में गेहूं की खेती है, परंतु 6 जिले लुधियाना, संगरूर, फिरोजपुर, फरीदकोट, पटियाला, अमृतसर राज्य के 66% गेहूं का उत्पादन करते हैं। लुधियाना जिला अकेले ही पंजाब का 12% गेहूं पैदा करता है। कृषि दक्षता के माप की विधि किसने विकसित की? SS भाटिया महोदय। जबकि सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग कैंडल ने किया। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में बाढ़ चादर शीट फ्लड एक महत्वपूर्ण